नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली 2 क्लासेस में हमने जो है नंबर सिस्टम टॉपिक पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्रिएट किया। बेसिक चीज़ें मैंने बताया, नंबर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हम जो है आपको समझाए हैं। आज की क्लास में दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सर्किल वृत्त का बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, बात तब हमारी समझ में नहीं आती है मैथमेटिक्स में जब हमारे पास जो है बेसिक आइडियाज़ ना हो। जैसे पूर्व में मैंने नंबर्स का बेसिक आइडिया इसलिए बताया क्योंकि नंबर से क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जब पूछा जाता है, बेस न क्लियर होने से हम सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन मिस हो जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों सर्किल से भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बेस हमारा अगर क्लियर हो तो मैथ्स को समझने में हमें आसानी होती है और हमारी रुचि भी बढ़ जाती है। तो वो बेस हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों एक सिलसिला हमने स्टार्ट किया है बेस का, अभी हम क्वाड्रिलेटरल का भी देंगे आपको जो है कॉन्सेप्ट। जब कुछ कॉन्सेप्ट आपको दे लेंगे दोस्तों जो है, तो चूंकि नंबर सिस्टम टॉपिक मैं पहले से लेके चल रहा हूँ, बीच में औसत भी चैप्टर चलाया हूँ, तो सारे चैप्टर्स जो है हम एक तरफ से शुरू करेंगे, एक तरफ तक डिस्कस करेंगे। जब लाइव आ जाएंगे दोस्तों, आपका सहयोग मिलता रहेगा तो लाइव आ जाएंगे, और लाइव आ जाएंगे तो 2 आवर्स की क्लास लगा के अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम होगा अगर हमारा जो है, तो एग्ज़ाम पैटर्न पर जैसे एसएससी सीएचएसएल का है, डेट नज़दीक आ जाएगी तो हम 2-2 घंटे की लाइव क्लास लगा के आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपके साथ जंग करेंगे और मैथमेटिक्स में आपको प्रमोट करेंगे और आपको वहाँ तक ले चलेंगे जहाँ से आप सफल हो सकते हैं दोस्तों। तो आइए जो है दोस्तों हम बात करते हैं आज सर्किल के कॉन्सेप्ट पर। सर्किल क्या है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यदि समतल में हम कोई बिंदु ले लें, जैसे हमारा ये बोर्ड है, प्लेन है ये, तो यहाँ पर एक हमने स्थिर बिंदु ले लिया, स्थिर बिंदु ले लिया, ऐसा बिंदु जो गतिशील न हो, स्थिर बिंदु ले लिए हमने समतल में। और यहां से नियत दूरी हमने ले लिया। नियत दूरी मीन्स हुआ ऐसी दूरी जो चेंज न हो, कांस्टेंट डिस्टेंस। और नियत दूरी पर बिंदुओं का अगर हम बिंदु पथ बनाएं, अब आप दोस्तों याद रखिएगा कि बिंदु पथ क्या होता है। तो बिंदु पथ, लोकस ऑफ पॉइंट जिसको हम कहते हैं, ये समान गुणधर्म रखने वाले बिंदुओं का समूह होता है। मतलब ये समान गुणधर्म रखने वाले बिंदुओं का समूह होता है, वही बिंदु पथ होता है। तो आपको याद रखना है, हम सर्किल को कैसे डिफाइन करेंगे। एक स्थिर बिंदु समतल में लेंगे और वहाँ से नियत दूरी पर हम बिंदुओं का बिंदु पथ बना देंगे। तो नियत दूरी पर जो ये बिंदुओं का बिंदु पथ बना, इससे एक आकृति फॉर्म हो गई, आप देख भी रहे हैं। इसी को हम वृत्त कहते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर गमन करते हैं, गति करते हैं। इट मीन्स सर्किल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स which moves so that its distance from a fixed point is always being constant. Circle is a locus of points which moves so that its distance from a fixed point is always being constant. तो दोस्तों वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर गति करते हैं। एकदम बेसिक डिफिनीशन है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिर बिंदु को ये वृत्त का केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो स्टैटिक पॉइंट है, स्थिर बिंदु है, इसी को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ये जो नियत दूरी है, जिसको कांस्टेंट डिस्टेंस बोलते हैं, इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे हमने वृत्त को डिफाइन किया। ओ केंद्र और आर त्रिज्या के वृत्त को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी ओ आर।
जब भी दोस्तों हम COR लिख दें तो इसका मतलब हुआ ये सर्किल जो है ऐसा है जिसका केंद्र O है और रेडियस R है। सेंटर O है सर्किल का और रेडियस R। O सेंटर और R रेडियस के सर्किल को COR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, सर्किल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज बीइंग कांस्टेंट। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर गति करते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ देता है कि उन बिंदुओं का बिंदु पथ जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर गति करते हैं कहलाता है। आपको विकल्प दे दिया वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अधपरवलय। तो आप समझ सकते हैं उन बिंदुओं का बिंदु पथ जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर गति करते हैं वृत्त कहलाता है। और दोस्तों मैंने यह भी बताया कि बिंदु पथ क्या होता है, समान गुण धर्म रखने वाले बिंदुओं का समुच्चय, वो बिंदु पथ होता है, लोकस ऑफ पॉइंट्स को बोलते हैं। तो दोस्तों आइए कुछ बात कर लेते हैं सर्किल में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं। कुछ और भी डिफिनीशंस हैं सर्किल में क्या है उसके अंदर, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि किसी वृत्त का फॉर्मेशन अगर हमें करना है समतल में तो हमें एक स्थिर बिंदु चाहिए, स्थिर बिंदु जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं वृत्त का केंद्र, और ये नियत दूरी चाहिए, नियत दूरी जिसे हम R से, और इस पर हम बिंदुओं का बिंदु पथ बनाते हैं। तो ये बिंदुओं का बिंदु पथ जो है जो नियत दूरी पर गति करता है उसे हम वृत्त कहते हैं। ये जो दोस्तों बिंदुओं का बिंदु पथ होता है इसी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। वृत्त की परिधि क्या होता है, यह उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनसे वृत्त निर्मित होता है। तो ये वृत्त की परिधि पर हम कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं क्योंकि अनंत बिंदुओं के बिंदु पथ से वृत्त का फॉर्मेशन होता है। तो अब आपको याद रखना है कि वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। अब दोस्तों वृत्त की जीवा क्या होती है आपको समझना है। वृत्त की जीवा, कार्ड ऑफ सर्किल, कार्ड ऑफ सर्किल, वृत्त की जीवा एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं, एकेडमिक स्टूडेंट के साथ साथ कम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है। एकदम एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट आपका क्रिएट हो जाए वृत्त के विषय में। इसलिए क्योंकि जब हम सर्कल का क्वेश्चन करने चलते हैं तो जब हमें वृत्त के सारे जो कंपोनेंट हैं उनके विषय में जानकारी नहीं होती है तो हम प्रश्न का फिगर नहीं बना पाते हैं और उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए। तो वृत्त की जीवा क्या है दोस्तों, अब तुरंत एक वृत्त हमने यहाँ पर बोर्ड पर बना दिया। अब इसकी परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, यहाँ पर हमने एक सेंटर बना दिया, वो वृत्त का केंद्र बना दिया। तो वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो आपको याद रखना है यही वृत्त की जीवा है, कार्ड ऑफ सर्किल। यहाँ ये भी दो बिंदु हैं वृत्त की परिधि पर, उनको मिलाने वाली रेखा ही वृत्त की जीवा है। तो कार्ड ऑफ सर्किल क्या होता है आपको मैंने बताया कि लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड कार्ड ऑफ द सर्किल। तो ये वृत्त की जीवा हो गई। तो दोस्तों किसी वृत्त की अनंत जीवाएं हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, आप यहाँ सेंटर वो बना के जैसे ऐसे ऐसे आप बहुत सारी जीवाएं आप खींच सकते हैं दोस्तों। तो किसी वृत्त की अनंत जीवाएं हो सकती हैं। अब आपको याद रखना है कि वृत्त की अनंत जीवाएं हो सकती हैं। दोस्तों दूसरी जो डिफिनीशन हमें याद रखनी है, अभी देखिए पहली डिफिनीशन जो हमने आपको बताया वो वृत्त की जीवा, कार्ड ऑफ सर्किल। अभी मैंने बताया कार्ड ऑफ सर्किल, वृत्त की जीवा। दूसरी डिफिनीशन जो है वह वृत्त का व्यास क्या होता है, आपको समझना है वृत्त का व्यास क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्किल। वृत्त का व्यास क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे समतल में हमने एक वृत्त फॉर्म कर दिया, ये वृत्त का सेंटर हो गया।
जब वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, कोई भी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। जैसे यहाँ से अगर सेंटर से हम कोई जीवा पास कर दें तो ये वृत्त का व्यास कहलाएगी। इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि वृत्त की जीवा क्या है, यह कार्ड ऑफ सर्किल ही है, लेकिन इसे कहाँ से होकर जाना है, वृत्त के केंद्र से। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा ही वृत्त का व्यास कहलाती है। तो कार्ड ऑफ सर्किल दैट पासेस थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड कार्ड ऑफ द सर्किल। मतलब अ लाइन ये एक रेखा ही है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, अर्थात वह जीवा दैट कार्ड ऑफ सर्किल विच इज पासेस थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल। उसे हम वृत्त का व्यास कहेंगे। कार्ड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसी को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। इट मीन्स कार्ड ऑफ द सर्किल इट पासेस थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल देन दैट आर कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वृत्त का व्यास क्या होता है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। अब दोस्तों दो डिफिनीशंस हमने बताया, वृत्त की जीवा और वृत्त का व्यास। तीसरी डिफिनीशन जो है वृत्त का चाप, आर्क ऑफ सर्किल, ये क्या होता है, वृत्त का चाप क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वृत्त की परिधि पर जब हम दो बिंदु रख देते हैं, इफ वी टेक 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, वृत्त की परिधि पर जब हम दो बिंदु रख देते हैं तो ये वृत्त की परिधि दो भागों में बट जाती है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, एक भाग ए बी हो गया और दूसरा हमारा बी ए हो गया। तो ये ए बी भाग जो हो गया वृत्त की परिधि का, इसी को हम चाप कहते हैं। अर्थात वृत्त की परिधि के सतत भाग को, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्किल, किसी वृत्त की परिधि के सतत भाग को हम चाप कहते हैं। तो यहाँ पर चाप जो है वह ए बी है। चाप के अंतर्गत ये जीवा ए बी हो गई। तो वृत्त की परिधि पर ए से बी तक का भाग हो जाएगा जब दो पॉइंट रख देंगे, और दूसरा भाग बी से ए तक हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ भी बी से ए तक के भाग को चाप कहेंगे। तो इसकी परिधि दो भागों में बट गई, एक ए बी और दूसरा बी ए। जैसे ही हमने वृत्त की परिधि पर दो बिंदु रखा तो एक भाग ए बी हो गया, दूसरा बी ए। छोटे वाले भाग को दोस्तों लघु चाप कहेंगे और बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहेंगे। तो वृत्त की परिधि पर अब आपको आइडिया हो गया, जब हम दो पॉइंट्स रख देंगे तो उसकी परिधि दो भागों में बढ़ जाएगी। तो छोटे भाग को लघु चाप कहेंगे, बड़े भाग को दीर्घ चाप कहेंगे। डायरेक्शन ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कर देंगे तो ये चाप बदल जाएंगे। जैसे इधर से चलेंगे तो दीर्घ चाप ए बी हो जाएगा और लघु चाप तो बी ए हो जाएगा। तो डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। आपको याद रखना है कि वृत्त की परिधि पर जब हम दो पॉइंट रख देते हैं तो वृत्त की परिधि दो भागों में बढ़ जाती है। तो छोटे भाग को लघु चाप कहेंगे और बड़े भाग को दीर्घ चाप कहेंगे। तो चाप क्या है हमने क्लियर कर दिया। तो चाप क्या है, वृत्त की परिधि का भाग ही है, पार्ट ऑफ पेरीमीटर ही है। बट ये हमको याद रखना है कि जब परिधि पर दो बिंदु लेंगे, कम से कम दो बिंदु रखेंगे तभी कोई चाप बनेगा। तो दोस्तों वृत्त के अनंत चाप हो सकते हैं। आपको याद रखना है वृत्त के अनंत चाप हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पॉइंट ए बी लिख दिया तो एक चाप ए बी हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार बी सी लिख दिया, दूसरा चाप बी सी, यहाँ सी डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से पॉइंट बढ़ाते जाएंगे तो वृत्त की परिधि के भाग बढ़ते जाएंगे तो चाप बढ़ते जाएंगे। दोस्तों चाप जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनाता है उसे केंद्रीय कोण कहते हैं, सेंट्रल एंगल। याद रखना है केंद्रीय कोण क्या है, सेंट्रल एंगल। दोस्तों वृत्त का कोई चाप केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे केंद्रीय कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट ओ ले लिए, वृत्त का केंद्र हो गया, यहाँ पॉइंट ए बी ले लिया और सी। तो देखिए जो ए बी चाप है ये केंद्र पर जो कोण बनाएगा इसे केंद्रीय कोण कहेंगे। बी सी भी बनाएगा, इसे भी केंद्रीय कोण कहेंगे। मान लो ये θ1 है और ये θ2 है। तो देखिए दोस्तों
वृत्त का चाप जो केंद्र पर कोण बना रहा है AOB, यही केंद्रीय कोण है, चाहे AOB कहिए चाहे BOC कहिए, सेंट्रल एंगल है। दोस्तों बराबर चाप अगर होंगे तो वो केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। आपको याद रखना है, वृत्त के बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। इट मीन्स चाप जो आर्क AB इफ इज इक्वल टू आर्क BC, यदि चाप AB चाप BC के बराबर हो, चाप को कैप से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों चाप बराबर अगर हो जाएंगे तो केंद्रीय कोण बराबर हो जाएंगे। तो θ1 इक्वल टू θ2। θ1 का मतलब AOB कोण और θ2 का मतलब हुआ COB कोण। तो इस प्रकार से दोस्तों बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों एक फैक्ट और आपको याद रखना है, जैसे हम दो वृत्त अगर ले लें, दो वृत्त ले लें, एक वृत्त ये मान लीजिए O सेंटर का हो गया, दूसरा वृत्त हमारा हो गया O डैश सेंटर का। यहाँ पर दोस्तों एक चाप हमने AB ले लिया और यहाँ पर दोस्तों दूसरा चाप हमने CD ले लिया। अगर दोनों वृत्तों में चाप AB और चाप CD बराबर है, याद रखिएगा दोस्तों, दोनों वृत्तों में चाप AB बराबर चाप CD, अर्थात दोनों वृत्तों के अगर चाप बराबर हैं तो इनके केंद्रीय कोणों का जो अनुपात होगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ मान लीजिए केंद्रीय कोण इसका θ1 है, इसका θ2 है, रेडियस R1 और यहाँ रेडियस R2 है। केंद्र से परिध तक का भाग, पेरीमीटर तक का भाग यही रेडियस होता है, केंद्र से परिध तक की दूरी यही रेडियस होती है। तो यहाँ रेडियस R1 है, यहाँ रेडियस R2 है। तो अगर दो वृत्तों के चाप बराबर होते हैं तो याद रखना इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे की R2, ये बराबर होता है केंद्रीय कोणों के व्युत्क्रम अनुपात के। तो यहाँ θ2 बटा θ1 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन लगाने में इसकी हम हेल्प लेते हैं कि जब दो वृत्तों की त्रिज्याएं देखिए R1 R2 हों तो इनके अगर चाप बराबर होते हैं तो इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है वो केंद्रीय कोणों का व्युत्क्रम अनुपात होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। और मैंने बताया केंद्रीय कोण क्या होता है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। अब दोस्तों पांचवा जो फैक्ट हमें याद रखना है, हम बात कर रहे हैं सर्किल में, कॉन्सेप्ट उसका क्रिएट कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। पांचवा फैक्ट जो है सर्किल में, लघु वृत्तखंड एवं दीर्घ वृत्तखंड। दोस्तों माइनर सर्किल और मेजर सर्किल क्या होती है, इसे हम बताने जा रहे हैं। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। दोस्तों वृत्त का चाप, जब भी हम वृत्त का चाप खींचेंगे, परिध पर दो बिंदु ले लिए, मिला दिए, ये वृत्त का चाप हो गया, तो वृत्त दो भागों में बट जाता है। यहाँ पर आप देखिए एक बड़ा भाग हो गया और ये छोटा भाग हो गया, तो बड़े भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। याद रखिएगा, बड़े भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड इट मीन्स मेजर सर्किल कहते हैं, और ये छोटे भाग को लघु वृत्तखंड, इसे हम माइनर सर्किल कहते हैं। इसका मतलब जो वृत्त की जीवा होती है, कार्ड ऑफ सर्किल, इट डिवाइड्स अ सर्किल इन टू अनइक्वल पार्ट्स। वृत्त की जो जीवा होती है वृत्त को दो असमान भागों में बांटती है। बड़े भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, छोटे भाग को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि कार्ड ऑफ सर्किल डिवाइड्स एनी सर्किल इन टू अनइक्वल पार्ट्स, और मेजर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सर्किल, माइनर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सर्किल। तो वृत्त की जीवा जो होती है वृत्त पे दो समान खंड करती है, वृत्त का दो समान खंड करती है। बड़े भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड क्या होता है, इसके विषय में हमने आपको समझाया। अब दोस्तों अगली बात, अभी 5 फैक्ट हमने बताया आपको। कार्ड ऑफ सर्किल क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, आर्क ऑफ सर्किल क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, और मैंने बताया मेजर सर्किल माइनर सर्किल क्या होती है। अब सेमी सर्किल क्या है दोस्तों, उस पर डिस्कस कर लेते हैं।
एक बार आप सारे डिफिनीशंस कायदे से देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ हम नहीं बता रहे हैं, बहुत छोटी चीज़ बता रहे हैं, बट आपके लिए उपयोगी है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो एक बार देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट फिर आपका जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अर्धवृत्त खंड की। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अर्धवृत्त खंड। अभी इसके पहले दोस्तों हमने क्या क्या डिस्कस किया? वृत्त का जो है जीवा क्या होती है, वृत्त की व्यास क्या होती है, वृत्त का चाप क्या होता है, वृत्त में केंद्रीय कोण क्या होता है, और मैंने बताया दोस्तों इसके बाद जो है आपको जो है लघु वृत्त खंड और दीर्घवृत्त खंड क्या होता है। अब दोस्तों अर्धवृत्त खंड पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों व्यास जो होता है, डायमीटर ऑफ सर्किल जो होता है, यह वृत्त का दो समान खंड करता है। जैसे व्यास हो गया तो व्यास जो है वृत्त का दो समान खंड करता है। प्रत्येक खंड को हम अर्धवृत्त खंड या सेमी सर्किल कहते हैं। यह भी अर्धवृत्त खंड हो गया और ये भाग भी आपका अर्धवृत्त खंड हो गया। तो व्यास जो होता है, डायमीटर ऑफ सर्किल डिवाइड्स एनी सर्किल इन टू इक्वल पार्ट्स। एवरी पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। जो डायमीटर ऑफ सर्किल है वह वृत्त को दो समान भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त खंड कहते हैं। तो डायमीटर जो होता है, जो व्यास होता है, वृत्त का दो समान खंड करता है, प्रत्येक खंड को हम अर्धवृत्त खंड कहते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों किसी वृत्त के अनंत व्यास हो सकते हैं, आपको याद रखना है। जैसे यहाँ सेंटर है तो ये व्यास हम बहुत सारे इस सेंटर से खींच सकते हैं। तो किसी वृत्त के अनंत व्यास हो सकते हैं, अनंत चाप हो सकते हैं, अनंत जीवाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है इसे। और दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। को सेंट्रल सर्किल क्या होते हैं? संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? को सेंट्रल सर्किल। को सेंट्रल सर्किल क्या होता है? क्या होता है को सेंट्रल सर्किल? आपको समझना है। संकेंद्रीय वृत्त, यदि एक ही केंद्र से अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त खींचे जाएं, यहाँ पे मैंने R1 त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया, इसी प्रकार R2 रेडियस का दूसरा वृत्त खींच दिया, इसी प्रकार R3 रेडियस का तीसरा वृत्त। तो वी कैन ड्रा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल फ्रॉम द सेम सेंटर। एक ही केंद्र से अलग अलग त्रिज्याओं के बहुत सारे वृत्त खींच सकते हैं। तो अगर एक ही केंद्र से अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त खींचे जाते हैं तो सभी वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। क्लियर क्या हुआ कि संकेंद्रीय वृत्त जो होते हैं उनके केंद्र एक ही होते हैं लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। तो संकेंद्रीय वृत्त क्या हो गए? को सेंट्रल ट्रायंगल क्या हो गए? इफ वी ड्रा मेनी सर्किल्स फ्रॉम द सेम सेंटर देन दे आर कॉल्ड को सेंट्रल सर्किल। एक ही केंद्र से अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त अगर हम खींचेंगे तो सारे वृत्त क्या कहलाएंगे? संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। तो दोस्तों अभी मैंने बताया संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। हम वृत्त चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं। संकेंद्रीय वृत्त के बाद दोस्तों सर्वांगसम वृत्त क्या होता है? सर्वांगसम वृत्त, कॉन्ग्रुएंट सर्किल। सर्वांगसम वृत्त क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट सर्किल। सर्वांगसम वृत्त क्या होता है? तो दोस्तों यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, हमको दो वृत्त लेना है। यहां पर एक वृत्त हमने ओ सेंटर का लिया, एक दूसरा वृत्त ओ डैश सेंटर का लिया। अगर दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हैं, इफ रेडियस ऑफ बोथ सर्किल बी सेम, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान है, देन तब ये दोनों को हम कहेंगे दोस्तों सर्वांगसम वृत्त, कॉन्ग्रुएंट सर्किल। तो दो वृत्त सर्वांगसम तब होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं समान हो। अगर इसकी त्रिज्या 10 सेमी है तो इसकी भी 10 सेमी हो, इसकी 15 है तो इसकी भी 15 हो। तो सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें COR एक वृत्त है
और दूसरा दोस्तों CO-R है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस प्रकार से दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान होने पर वे सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। जब दो वृत्त सर्वांगसम होंगे तो दोस्तों एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उसे पूरा पूरा ढक लेगा। अध्यारोपित कर देंगे पहले वाले को दूसरे पर या दूसरे वाले को पहले पर तो उसे पूरा पूरा ढक लेगा। तो ये सर्वांगसम वृत्त की हमने बात की दोस्तों। हम वृत्त चैप्टर में कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। स्केंट लाइन क्या होती है, अर्थात छेदक रेखा क्या होती है वृत्त की, हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ये वृत्त है, अब छेदक रेखा क्या है? छेदक रेखा, वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है? यह वह रेखा है जो किसी वृत्त को दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। कम से कम दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। वह रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। इट मीन्स ये सेकेंड लाइन जो होती है इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्किल मिनिमम 2 पॉइंट्स। कम से कम दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वह रेखा जो किसी वृत्त को कम से कम दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कम से कम दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, आपको याद रखना है। दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, जो है हम आगे की परिचर्चा अगली क्लास में करेंगे। अभी बेसिक क्लास हम बता रहे हैं आपको, जो है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्रिएट कर लेंगे। तो थियरम्स वगैरह जब हम आपको समझाएंगे तो अच्छे से वृत्त का जब कॉन्सेप्ट हमारे पास रहेगा तो फिगर ड्रा करने में हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और हम इजीली थियरम्स को समझ लेंगे। थियरम्स जब हम आपको बताएंगे तो वन टाइम में, ये मेरा वादा है, वन टाइम में आप समझ लेंगे सारे थियरम। और जितने भी थियरम सर्किल के हैं सब और उन पर जितने प्रश्न बने हैं अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में, SSC में, CHSL, CGL में धमाकेदार जितने प्रश्न हैं उन सब प्रश्न को लाइव आने पर A to Z हम आपको कराएंगे और आपको एक बेहतरीन क्लास देने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।